हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। हमारे पीजीबीपी के डाउट्स हम देख रहे थे पिछले लेक्चर में, उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने लास्ट में 186 तक कंप्लीट किया था। आगे 210 से आपकी जो क्वेरीज पेंडिंग है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखें सबसे पहले 210 में क्या बोला है। मोहन लिमिटेड कंपनी है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन लिमिटेड ऑन 6th May 2019 for 86,000 rupees, which is paid as rupees 15,000 in cash on 11th May, 30,000 by a bearer check and 41,000 by account payee check। अब अगर आप इसकी डिटेल्स देखेंगे तो सम बहुत ही इजी है। कितना खर्चा अलाउ किया जाएगा वो उन्होंने बोला है, एक एक करके देख लेते हैं। 86,000 में से सबसे पहले जो अमाउंट है 15,000 कैश में, तो वो तो आप क्लेम कर नहीं सकते बिकॉज इट इज इन कैश। दूसरा पार्ट है 30,000 रुपीज विच इज पेड बाई बेरर चेक। बेरर चेक और कैश इक्विवेलेंट ही माने जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ये भी डिसअलाउ हो जाएगा, तो 45,000 तो डिसअलाउ हो गया। बाकी का जो 41,000 है वो अकाउंट पे ही चेक है, तो वो अलाउड होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपने पढ़ा, अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस पूछा है, अलाउंस नहीं पूछा है। तो डिसअलाउंस कितना होगा, 15 + 30 दैट इज 45,000। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया 210। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। इसके बाद 210 के बाद है 229। कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है 8,70,000 रुपीज टूवर्ड्स पीपीएफ प्रोविडेंट फंड ऑफ हिज एम्प्लॉइज। It actually remitted rupees 5 lakh up to 31st March and 2,50,000 up to the date of return filing as per section 139 subsection 1. The amount liable to tax in its assessment would be, ये भी बहुत easy है, ये आना चाहिए था, मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। 8,70,000 जो है अमाउंट पीपीएफ का प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूट करना था। 5 लाख तो मार्च में ही कर दिया था और 2.5 लाख रिटर्न फाइल करने से पहले कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा कितना, ये उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब क्योंकि कंट्रीब्यूट नहीं किया वो टैक्सेबल हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो आंसर आएगा 1,20,000। इजी एमसीक्यू था ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 236। एबीसी लिमिटेड क्रेडिटेड द इंटरेस्ट ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ ₹75,000 ऑन 18 July 2020। However, the interest amount was received on 30th March 2020 as per section 43 capital D, when such interest shall be chargeable to tax। अब यहाँ पे 43D की बात कर रहे हैं। हमने इसके बारे में जो सेक्शन देखा था, अच्छा वो 43B पेमेंट वाले केसेस में था। यहाँ पे 43D बोल रहे हैं। देखें अगर इन्होंने यहाँ पे कोई रेफरेंस दिया हो इसका, क्योंकि हमने अपने कंटेंट में 43D की कोई बात की नहीं है। हाँ, एक सेक्शन आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, उसका कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा 43D का। इसमें बोला है द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब ये थोड़ा कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तो इसको एक बार के लिए पेंडिंग रख लेते हैं, क्योंकि वो सेक्शन बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। मॉड्यूल में वो सेक्शन नहीं दिया है, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 236, इसको एक बार पेंडिंग रख लेते हैं। नेक्स्ट है 238। ये सेक्शन भी समझाना बाकी है। 238 भी आपका डाउट आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 242 है इसके बाद। अब 242 एमसीक्यू 248 इसके बाद, और हाँ ये दोनों 242 248 के लिए आपको थियरी एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, एज इट इज लाइन है सेक्शन में। तो ये क्वेरी क्यों है मुझे पता नहीं चला, फिर भी आपका कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेना, सेक्शन में पॉइंट्स लिखे हुए हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट एमसीक्यू है 261। द टोटल टर्नओवर ऑफ अ बिजनेस ऑफ द असेसी वाज ₹30 lakhs। असेसी डिक्लेयर्ड प्रॉफिट ऑफ 2,80,000। व्हाट शैल बी द डीम्ड प्रॉफिट अंडर 44AD। आपको पता है कि डीम्ड प्रॉफिट 44AD में जो हम लेते हैं वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 8%। ठीक है, तो अगर उससे कोई ज्यादा दिखाना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 30 लाख का 8% होगा 2,40,000, और उसने डिक्लेयर कितना किया है 2,80,000। तो दोनों में से मिनिमम 8% होता है ना। अगर आप ज्यादा दिखा रहे हो तो आप उतना क्लेम कर ही सकते हो। इस रीजन की वजह से आंसर 280 है, तो आप उसमें और कोई डाउट मत रखना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 262।
The total turnover of the business of Assessi was 50 lakh rupees. Assessi's receipt from non-banking channels are 20 lakh and from banking channel it is rupees 30 lakh. ये डाउट आने वाला कोई पार्ट ही नहीं था. आप प्रोविजन पता नहीं पढ़ते ही नहीं हो, मुझे समझ नहीं आया डाउट क्यों आता है. ये 8% और 6% वाला आपको कुछ प्रोविजन याद है या नहीं है? इसमें हमने देखा था कि अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो 8% और अगर नॉन कैश होगा, अकाउंट पे ही होगा, तो फिर 6%. तो बस आपको प्रोपोर्शनेटली गिन के ऐड करना था. इतने इजी एमसीक्यू पे डाउट आ रहे हैं, दैट मीन्स आप सेक्शन नहीं समझते हो. ठीक है, आप सिर्फ सुन लेते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो आपको आइडिया नहीं आ रहा है. नॉन बैंकिंग चैनल्स में 20 लाख बोला है, मतलब कैश. और दूसरा 30 लाख, इसका 6% 1.8 लाख. दोनों को प्लस कर दो. ठीक है, आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी. तो इतना इजी एमसीक्यू था. नेक्स्ट देखते हैं 267. Tulip and Company is a partnership firm of two partners. Total turnover is given 160 lakhs inclusive of 60 lakhs made through account pay check and ECS. The partnership deed provided for monthly working salary of 30,000 rupees to each of the partners. The income of the firm by applying 44 AD will be. ये भी सेम है, यही वाला है. इतने इजी एमसीक्यू नहीं बनेंगे तो एग्जाम में क्या करोगे? और ये एग्जाम का पूछा हुआ है. 160 लाख और सामने 30,000, थोड़ा ज्यादा वेरिएशन आ गया. तो ये टर्नओवर है. 60 लाख पे 6%, इस पे 8%. दोनों को ऐड करो, आंसर आ चुका है. मैंने आपको बताया था, ये मैं पॉइंट समझा चुका हूँ, नोट्स में भी है, आप लेक्चर में भी वापस देख लो. मैंने आपको स्पेसिफिक बोला था 4480 पढ़ाते टाइम कि अगर आप 4480 फॉर्म के केस में क्लेम करते हो तो पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन का डिडक्शन पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है. ये ध्यान रखना, खास बोला था. फिर भी अगर आपको ये पॉइंट में डाउट आया है तो फिर आपने कैसे पढ़ा है वो आपको ही पता है. इतने इजी एमसीक्यू डाउट लेके आ रहे हो और ये एग्जाम के क्वेश्चंस हैं. पेपर में क्या होगा? 268 है. पार्टनरशिप फर्म का टोटल सेल्स 90 लाख रुपीज है. मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल है सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर. डिडक्शन मिलेगा ही नहीं ना, वही पॉइंट है वापस. तो आंसर तो नील आ गया, कुछ गिनना ही नहीं है. ठीक है. 271. When a person carries on the business of carrying on goods for hire for the whole year with 5 self-owned and 3 leasehold other than heavy goods vehicle. उन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेल्फ ओन्ड है या लीज होल्ड है, आप यूज तो कर रहे हो ना, उससे फर्क पड़ता है. तो एक्चुअली में वो 5+3 तो आप डायरेक्टली कर लो, अलग अलग गिनने की कोई जरूरत नहीं है. 8 व्हीकल्स हैं लेकिन हेवी व्हीकल्स नहीं है, तो इतना तो मालूम पड़ ही रहा है. 44AE के हिसाब से प्रिजम्पटिव इनकम कितनी होगी वो हमें यहाँ पे कंसीडर करना होगा. अब इसके लिए अगर आप सेक्शन देखेंगे तो उसमें कुछ लिमिट्स थी. तो लाइट व्हीकल्स और मीडियम व्हीकल्स के लिए तो सीधा सीधा बोला था उन्होंने 7500 रुपीज पर मंथ. और यहाँ बोला है पूरे साल आपने ओन किया ही है, ये होगा 90,000 और ये इंटू 8 तो 7,20,000. खत्म, बस. तो ये आंसर है और कुछ गिनना ही नहीं. सेक्शंस को थोड़ा समझना शुरू करो, सिर्फ सुन मत लिया करो. क्वेश्चन नंबर 273 है. इसमें इन्होंने बोला है कि जो कंपनी है उसके पास 4 हेवी व्हीकल्स हैं स्टार्टिंग में और 3 नॉन हेवी व्हीकल्स हैं. ऑल द नॉन हेवी व्हीकल्स वर सोल्ड ऑन 10th May 2019. तीनों बेच दिए. एंड 2 हेवी व्हीकल्स वर अक्वायर्ड ऑन द सेम डेट. मतलब इसी डेट पे 10th May को जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये तीनों आपने बेच दी और ये 2 और खरीद ली. ठीक है. तो अब कैलकुलेशन जो हमें करना है 44AE के हिसाब से जैसे ये बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं क्या वैल्यूज आनी चाहिए. अब इन्होंने जो आंसर दिया है यहाँ पे वो कितना करेक्ट है वो भी टैली कर लें. हेवी व्हीकल्स के लिए बोला है 1000 रुपीज पर टन मानना है आपको पर मंथ. ये तो 12 महीने होल्ड किया. और हेवी व्हीकल की मिनिमम
जो वेट कैपेसिटी है वो 12 टन तो होती ही है। तो अगर आप इसको गिनेंगे तो 1000 रुपये इंटू 12 टन इंटू 12 मंथ्स 1,44,000 और इंटू 4 व्हीकल्स, तो यही हो जाता है 5,76,000। तो यहीं से इनके ऑप्शंस तो सारे गलत हो गए। सामने ये पार्ट अगर हम गिने तो 3 नॉन हैवी व्हीकल्स की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। 2 महीने तक इनको होल्ड किया, पार्ट ऑफ अ मंथ भी पूरा मंथ काउंट होता है। तो 3 व्हीकल्स 7,500 रुपीज पर मंथ पर व्हीकल फॉर 2 मंथ्स। तो अगर इसको गिने तो ये हो जाएगा 45,000 रुपीज। दूसरा, ये हैवी व्हीकल्स जो अक्वायर किए 2, अगेन 1000 रुपये पर टन, ऐसे 12 टन और 10 महीनों के लिए, क्योंकि मई में अक्वायर किया तो इसका भी तो मई काउंट होगा। तो मई ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई चॉइस नहीं है। तो ये अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो रहा है 2,40,000। आप इसको ऐड करो, 2,85,000 प्लस 5,76,000, ये है आपका करेक्ट आंसर। अब उन्होंने तो 5,70,000 दिया है, कैसे आया पता नहीं। तो आपका आंसर फाइनली कितना होगा? 8,61,000। क्लियर है? ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर आप करेक्ट कर लेना, इसमें मिस्टेक है। $274 है। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। 6 गुड कैरेज व्हीकल्स हैं, 2 हैवी है और बोला है 15 टन का वेट है। तो यहाँ टैली करने में सही रहेगा। टू हेवी व्हीकल्स, 4 नॉन हेवी व्हीकल्स, out of these 2 heavy vehicles having gross unladen weight of 15 tons acquired on 15th January 2020, मतलब 3 महीने के लिए होल्ड किया। तो 1000 रुपये पर टन, 15 टन, 3 मंथ्स, ये पूरे साल के लिए होल्ड किया होगा। 7,500 रुपीज पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, ये हो जाएगा 3,60,000। और ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2 व्हीकल हैं, 1000 रुपये इंटू 15 इंटू 3, 90,000 हो रहा है। ये दोनों को आप ऐड कर दो, फाइनल आंसर आपका होगा 4,50,000। ठीक है, तो ये वैल्यू है ऑप्शन ए 274। इसके बाद है 277। 277 कैसे डाउट आ सकता है मुझे नहीं पता है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है उसमें भी आपका डाउट है। 279, Mr. Siraj engaged in retail trade, reports a turnover of 43 lakhs. He deposited rupees 30,000 in his PPF account held with SBI. His total income, PPF का डिडक्शन मिलता है आपको, ये मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है, आपके लिए नया है। PPF अभी जो डिडक्शंस में 80C वाला टॉपिक हम देख रहे थे, उसमें PPF का डिडक्शन मिल सकता है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आप 44 AD में जाते हैं तो आपकी बिजनेस इनकम जो है, PGBP की इनकम, वो 8% पे फिक्स हो जाती है, लेकिन चैप्टर 6A के डिडक्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो 43 lakhs अगर हम देख रहे हैं, ये उसका टर्नओवर है। तो 3,44,000 इनकम फ्रॉम PGBP, ये टोटल इनकम नहीं है। इसमें से 30,000 का उसको डिडक्शन मिलेगा
अंडर सेक्शन 80C। फाइनल आंसर आ गया 3,14,000। ठीक है, ये कंप्लीट। 279, इसके बाद 280। यहाँ पे जमीन 32 लाख में बेची है, लेकिन उसकी स्टैम्प वैल्यू 41 लाख है, तो आपको मिनिमम 41 लाख तो लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये सेक्शन है बीच में कैपिटल गेन वाला 50C जो हमारा पेंडिंग था, ये उसकी बात हो रही है। और पेमेंट के लिए क्लियर बोला है कि ECS और चेक के थ्रू ही पेमेंट लिया है, कैश नहीं है। तो अगर 4480 में जाएगा तो 6% लग जाएगा, तो 41 लाख पे सीधा 6% आप करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 280 के बाद जो डाउट्स है ना, 87, 88, ये सब आपके एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक है। मैं मॉड्यूल में एक बार देख लूंगा कि एग्रीकल्चर इनकम अपने न्यू सिलेबस में है या नहीं, क्योंकि जो बुक है वो ओल्ड और न्यू दोनों के हिसाब से तो टॉपिक मिक्स है। अगर होगा तो ही हम पढ़ेंगे, अदरवाइज उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो अभी एक बार आपके जो डाउट्स हैं वो आप यहीं तक रखो 279 तक, और ये जो टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लेन करने में पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर उसके बेसिस पे उसके ये वाले MCQ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।